तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि 2021 में, ये 2021 का क्वेश्चन है हालांकि, और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है गगनयान मिशन समझौते के लिए जो है किस देश के साथ, अंतरिक्ष एजेंसी के साथ, देश की एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इसरो ने। तो ये 2021 में पूछा गया था ये, ठीक है, फ्रांस थी, ठीक है, फ्रांस की एजेंसी थी, उसके साथ ये समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो ये 2027 का टारगेट है, 2027 का टारगेट है गगनयान, अंतरिक्ष मिशन गगनयान का, ठीक है। 3 इसमें यात्री होंगे, अंतरिक्ष यात्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को। 1956 में इन्होंने क्या है कि एआई शब्द का प्रयोग किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता चलूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी हम करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को, और 15 अगस्त का दिन था, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 5G तकनीक में जी का पूर्ण रूप क्या है, सभी लोग जानते हैं जनरेशन, ठीक है, जनरेशन है 5G तकनीक में। तो 5G की शुरुआत की गई थी ये 2022 को, ठीक है, 2022 में 5G की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर। हालांकि इसमें ये पूछा जा सकता है कि कब की थी, ठीक है, कब की गई थी, तो ये 1869 में की थी, 1869 में की थी। डीएनए और आरएनए दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, आरएनए की हो जाएगी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है एरावत, ऑप्शन नंबर डी में जो है ये एरावत में ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्रिस्प-PR CS9 तकनीक का मुख्य उपयोग किसमें होता है, तो ये जीन एडिटिंग में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन एडिटिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो का अर्थ कितने मीटर से संबंधित है, कितने मीटर से, 10 की घात -9 मीटर, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये अगर ना समझ में आए तो 10 की घात -9 मीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था, इसको पोखरण फर्स्ट भी कहा जाता है, पोखरण फर्स्ट भी कहा जाता है। तो कब हुआ था, 1974 में हुआ था ये, 1974 में। और इसकी डेट भी याद रख सकते हैं 18 मई, 18 मई, क्योंकि ये डेट के साथ 2 सन भी आ सकती हैं, तो ठीक है, 18 मई भी याद रखेंगे। पोखरण फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करने के लिए है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था ये पता होना चाहिए, तो इसकी डेट याद रखेंगे 2 सितंबर 2023 को, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है, क्वांटम की कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट को कहा जाता है तो क्यूबिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में 3G मोबाइल सेवा सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू की थी, 3G की बात की जा रही है, तो 3G किसने शुरू की थी सबसे पहले, तो ये शुरू की थी BSNL ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BSNL ने। और ये कब शुरू की गई थी ये, तो ये 2012 में शुरू की गई थी, ठीक है। अगर 2G की बात करें तो 2008 में शुरू की गई थी, ठीक है, 2008 में, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मानव जीनोम का ये जो उद्देश्य था, तो मानव DNA की पूरी मैपिंग करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें खैर और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है, तो गगनयान मिशन जो है वो मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा है। और कितने मानव है इसमें, 3 मानव, यानी कि मैंने बताया था अंतरिक्ष यात्री जाएंगे 3, 2027 में इसका टारगेट है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, तो विज्ञान हमेशा अस्थायी रहता है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है, क्योंकि तथ्यों का समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये नई नई चीजें बताता रहता है विज्ञान, तो ये तथ्यों का समुच्चय नहीं हो सकता है, अस्थायी भी है, संदेहवाद को बढ़ावा देता है बिल्कुल, और सीखने के अंतर्विषय क्षेत्र है बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है, तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण हो जाएगा क्योंकि जब ये घूमती है, जब ये घूमती है तो अंदर की तरफ को ये बल लगाती है, ठीक है। और एक होता है अभिकेंद्रीकरण, ठीक है। अभिकेंद्रीकरण क्या होता है, अभिकेंद्रीकरण जो बाहर की तरफ हो जाता है, जैसे दही से दूध से दही बनती है ना, जब उसको चलाते हैं मट्ठी को तो बाहर की तरफ को लगाता है, तो वो अभिकेंद्रीकरण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पीजोमीटर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीजोमीटर। इन्हें भी देख सकते हैं, मैनोमीटर, बैरोमीटर और गेज एडेप्टर, ये क्या होते हैं। तो मैनोमीटर जो होता है ये द्रव का दाब नापने के लिए होता है, और बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फेदोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो ये अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किसका, कैलोरीमीटर का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर लुढ़काने में क्या कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर हो जाना चाहिए। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर, दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में, यही इसका आंसर है वैसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लो में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा क्यों होगा, क्योंकि जो माचिस की तिल्ली पर होता है ना, तो वो क्या होता है, तो वो होता है पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जो माचिस की तिल्ली पर होता है। और जो माचिस पर होता है, जो माचिस पर गोल गोल से बने होते हैं ना, तो फास्फोरस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि शिथिल गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी। तो वो गेंद उसी के हाथों में गिरेगी, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह की एक रील भी देखी थी मैंने, ठीक है, तो यात्री के हाथों में ही गिरेगी वो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है। लैक्टोमीटर, तो ये लैक्टोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। लैक्टोमीटर, अगर दूध जो है शुद्ध है तो वो तैरता रहेगा, और अगर अशुद्ध है तो वो डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता, चमगादड़ों द्वारा। तो चमगादड़ों के पास तो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, उसी से अपने शिकार का पता लगाता है। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई मापने में बिल्कुल ठीक है, इसमें भी किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान, इसमें भी किया जाता है। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए तो रडार का उपयोग किया जाता है, रडार का। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है, क्यों होता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने से तेजी से खाना पकाने में मदद मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है। उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा इस तरह से चिपके हुए हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो जो बाहर वाला गिलास है ना, तो उस पर पानी, गर्म पानी डाल करके, जो बाहर वाला गिलास होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ठीक है। सी, इसमें अंदर वाले गिलास पर भी है, अंदरूनी गिलास पर, तो ये याद रखना बाहर वाले गिलास पर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है, डायनामो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वस्तु टंगस्टन होती है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध की बात की गई है इसमें, तो इसको मापने के लिए ओम मीटर का, ठीक है, ओम मीटर का जो है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। और इसमें वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का जो उपयोग होता है तो वो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, और ए मीटर का उपयोग जो है वो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा की जो उपस्थिति है उसको बताता है गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अभी मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, किससे, टेफ्लॉन से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये भरी जाती है असैक्रिय नाइट्रोजन, ठीक है, असैक्रिय नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, एक्रिय गैस जो होती है, एक्रिय गैस आर्गन भी होती है, ठीक है, इसमें आर्गन है नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा असैक्रिय नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से इसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते। वाशिंग सोडा का उपयोग किसमें नहीं करते, शीशे के उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है, क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज विरोधी के रूप में पानी मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है। यह केवल पानी की हिमांक को कम करता है, यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पानी कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट वो होता है जो मतदान में उंगली पर लगाते हैं, नीली स्याही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी बताया था। लिथियम आयन बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां, गैर रिचार्जेबल में नहीं होती हैं, रिचार्जेबल में होती है, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गई, इस तरह से, ठीक है। तो ये रिचार्जेबल होती है, तो यही तो इसका एक तो ये तो गलत हो जाएगा इसका। लिथियम आयन बैटरी का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, बिल्कुल ठीक है, इसमें उपयोग किया जाता है, सही है। लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, तो 2 और 3 इसका ठीक हो जाएगा। इसमें क्या बताना था, इसमें बताना था कौन से सही है, सही कौन से हो जाएंगे, 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है। फ्रेऑन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारी मशीनों में, तो भारी मशीनों में ल्यूब्रिकेंट के लिए पूछा गया है इसमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संश्लिष्ट अपमार्जक की में बात की जा रही है, तो एक इस तरह का क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि ये लोअर पीसीएस का एग्जाम है और ये लोअर में ही आया है, देखो इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट अपमार्जक, यह मृदु और कठोर जल दोनों के लिए काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो संश्लिष्ट अपमार्जक होते हैं मृदु और कठोर दोनों जलों के रूप में के साथ काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है
पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? मैंने बताया था क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का तो उसी को क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत गतिविधि की ग्राफिक रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क की बात की जा रही है। मस्तिष्क के लिए कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई ई फेलोग्राफी, इसका ईईजी इसकी फुल फॉर्म जो होती है ये वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना तो ये कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी ये आमतौर पर ये महिला नसबंदी है, ठीक है, महिला नसबंदी। और ये जो है वैसेक्टोमी ये पुरुष नसबंदी है, ठीक है। और स्टरलाइजेशन इस टोटल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको मिला करके स्टरलाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन और आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन और आयोडीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बेसिलिस थुरिंजिएंसिस बीटी उसका उपयोग करके किसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? इसका जो आंसर हो जाएगा बताने हैं, रूट नोट नोमेटोड, एफिड, माइट, कैटरपिलर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सा किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे लोअर पीसीएस के लिए। किसी ने पूछा जा चुका है वैसे तो ये, तो क्या ही इंपॉर्टेंट होगा? वैसे पूछा जा सकता है क्योंकि रिपीट हो सकता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरियम सल्फेट को मिलाया जाता है रोगी को रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये ज्वरनाशक दवाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इसके लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुखार को कम करने के लिए। ज्वरनाशक जाहिर सी बात है बुखार को कम करने, ज्वर बुखार को ही कहा जाता है। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जो प्राप्त किया जाता है तो इसको कवक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कवक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को भी याद रखना है। जो पेनिसिलिन होता है ना, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें हस्तक्षेप करके काम करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया में। तो वैसे कवक से ये प्राप्त किया जाता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस नाम को याद रखेंगे, पूछा जाता है, इनको श्रेय दिया जाता है इसकी खोज का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि NY10 क्या है? NY10 दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भनिरोधक गोली है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? कृत्रिम रेशम की बात की गई है तो एक्रिलिक, तो ये तो एक प्रकार की ऊन है, याद रखेंगे, ठीक है। ऊन है ये एक प्रकार की। रेयन है, रेयन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पेट्रोलियम रेशा है, ठीक है। ये भी कृत्रिम रेशा है लेकिन ये क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रेशा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसका जो करेक्ट आंसर है ना तो वो रेयन है, ठीक है, रेयन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कपास का बहुलक है, तो कपास का बहुलक क्या है? क्या है भाई? इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक हो जाएगा, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आहारी रेशे इसको पूरा करना है वैसे, ठीक है। आहारी रेशे कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, वृक्षांश भी कहलाते हैं। जो आहारी रेशे हैं वृक्षांश भी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है भाई?
तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रिलिक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्रिलिक। जो है मैंने बताया था ये ऊन है, ऊन को ये कृत्रिम रेशा है, ठीक है, ऊन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दैनिक जीवन में मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो सिद्धांत का उष्मा स्थानांतरण का, वाष्पीकरण द्वारा शीतलन, संपीड़न द्वारा उष्मा उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों ही सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दैनिक जीवन में एलईडी बल्ब ऊर्जा बचत के लिए क्यों उपयोगी है? तो क्यों उपयोगी है ये? तो भाई कम विद्युत खपत और अधिक प्रकाश से। बिल्कुल ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म करने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित हो जाएगी भाई? तो ये हो जाएगी उष्मा अवशोषण द्वारा अणुओं का कंपन। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म करने की जो प्रक्रिया किस पर आधारित है? उष्मा अवशोषण द्वारा अणुओं का कंपन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि स्मार्टफोन में टच स्क्रीन किस प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है? तो ये कैपेसिटिव या रेसिस्टिव टच, केवल इंफ्रारेड, केवल अल्ट्रासाउंड, केवल मैग्नेटिक। तो स्मार्टफोन टच स्क्रीन किस प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटिव या रेसिस्टिव टच। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि दैनिक जीवन में सोलर सेल का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? मुख्य अनुप्रयोग क्या है सोलर सेल का? तो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी गलत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस तरह। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला देश बन गया है। ठीक है, और इतिहास कब रचा था ये बताना है। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, ये याद रखेंगे, जहाँ पर ये लैंड हुआ था। तो ये लैंडिंग की बात की गई है। ठीक है, कब लैंडिंग किया था? तो लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को। इसमें 14 जुलाई भी है, इसको भी ध्यान रखना है। 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को ये लैंड हुआ था। इन दोनों डेटों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मंगलयान ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? मंगलयान ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। इस चीज का ठीक हो जाएगा, आदित्य एल 1 सूर्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलयान। और कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, इन डेटों को याद रखेंगे। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान थर्ड जो है, 3 जो है, चंद्रयान थर्ड मैंने भी बताया था इसको 14 जुलाई, पिछले क्वेश्चन में 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, इन डेटों को याद रखेंगे। मंगलयान भी है इसमें। ठीक है, मंगलयान को याद रखेंगे। मंगलयान की है 5 नवंबर 2013। ठीक है, 5 नवंबर 2013, इस डेट को भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट है ये, इनमें से क्वेश्चन 100% बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम क्या कहलाता है? तो भारत का जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, तो इसको ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेव ICIRNSS। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, IRNS की। मैं इसको लिखूंगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा, मैं इसे बता रहा हूँ कि IRNS की फुल फॉर्म क्या है। यह इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, बस इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के एक साथ कितने उपग्रहों का रिकॉर्ड प्रक्षेपण PSLV C-37 द्वारा किया गया था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, C-37 द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? इस डेट को याद रखेंगे, 15 जनवरी को। 15 जनवरी, और सन कौन सा था? 2017। 15 जनवरी 2017 को एक साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, PSLV C-37 द्वारा 104। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 104। ठीक है, और कहाँ से? श्री हरिकोटा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगनयान। अंतरिक्ष मिशन गगनयान उसी की बात है। 2027 में इसका टारगेट है। 3 बार बता चुका हूँ मैं इसको, 2027 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पोखरण
सेकंड परमाणु परीक्षण भारत ने कब किए थे? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कब किए थे? 1998 में किए थे। ठीक है, 1998 यही की डेट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 से 13 मई 1998। परफॉर्म फर्स्ट की बात करें तो 18 मई 1974। ठीक है, 1974। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन, हालांकि इसका ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग नहीं रहा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम इसको याद रखेंगे क्योंकि पता नहीं कब का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हालांकि इसमें से कुछ बच्चे में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भारत बायोटेक द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो किस क्षेत्र में? एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो रमन प्रभाव के लिए मिला था। रमन प्रभाव के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन पर ये खोज की थी इन्होंने। ठीक है, और कब की थी? 1928 में। ठीक है, 1928 में खोज की थी और 1930 में मिला था। ठीक है, 2 साल के बाद 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सब डेटें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में शून्य जीरो की अवधारणा किसने विकसित की थी? शून्य, ये उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि महर्षि सुश्रुत को किस क्षेत्र में फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा? ठीक है, ये तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत की पहली स्वदेशी सबमरीन आईएनएस अरिहंत किस क्षेत्र से, किस क्षमता से लैस है? परमाणु त्रयी, क्रायोजेनिक इंजन, हाइपरसोनिक मिसाइल, सोलर एनर्जी। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा तो यही हो जाएगा, परमाणु त्रयी हो जाएगी। ठीक है, परमाणु त्रयी क्षमता से लैस है आईएनएस अरिहंत। अगला क्वेश्चन यह है, भारत का चंद्रयान 3 मिशन मुख्य रूप से किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का? आयात बढ़ाना, विदेशी निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, निर्यात रोकना, विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना। तो विदेशी निर्भरता को कम करना है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी भैया? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो 12 मई 2020 को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मई 2020 को ये भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया था 2014 को 25 सितंबर। देखो इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है यहाँ पर। ठीक है, तो 25 सितंबर को किया गया था। हालांकि इसमें डेट नहीं दे रखी है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? स्वदेशी विमान वाहक पोत, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, आईएनएस विक्रांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 3 मिशन स्वदेशीकरण का उदाहरण है। यह मिशन किस वर्ष सफल हुआ था? 2023 में। ठीक है, चंद्रयान 3 2023 में सफल हुआ था लैंडिंग, और इसकी जो है डेट याद रखनी है दोनों, लैंडिंग की भी और लॉन्च की भी। 14 जुलाई 2023 मैंने भी बताया था, 14 जुलाई 2023 और 23 अगस्त 2023। ठीक है, ये दोनों डेट है इसकी, लॉन्च की और लैंडिंग की। सृजन पहल का संबंध किससे है? तो रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण से है, आईटी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सृजन का जो संबंध है वो ये रक्षा के स्वदेशीकरण से है, रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो क्यूबिट्स और सुपर पोजिशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आ चुका है। 5G तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? उच्च गति, कम विलंबता और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चैट जीपीटी जैसी तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी देखो, ये कुछ आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, किस पर ये आविष्कार तकनीक है? जीन एडिटिंग। ये क्वेश्चन आ चुका है। और लिथियम आयन बैटरी विकास के लिए 2000 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 2000 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था लिथियम आयन बैटरी के लिए, किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था भाई जॉन गुडनेस को दिया गया था, उनके साथियों को। ऑप्शन नंबर
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मेटावर्स मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है? वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है? ब्लॉकचेन होता है क्रिप्टो करेंसी में, जैसे बिटकॉइन। 6G तकनीक में मुख्य फोकस किस पर रहने की संभावना है? AI एकीकरण और होलोग्राफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका, ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको पढ़ के भी लगा सकते हैं, पढ़ के इसको लगा सकते हैं। इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो शुभांशु शुक्ला को नामित किया है एक्सियोम मिशन 4। ठीक है, एक्सियोम मिशन 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्वांटम कम्युनिकेशन की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्वांटम कम्युनिकेशन की मुख्य विशेषता क्या बतानी है? तो इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, अनहैकेबल है ये। ठीक है, क्वांटम कम्युनिकेशन अनहैकेबल, हैक प्रूफ। ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारत में मेक इन इंडिया के तहत कौन सी नवीन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है? कौन सी नवीन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पढ़ के भी लगा सकते हैं, और आने वाले क्वेश्चन और जो होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।